कह रहा है संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस या किन नामों से किया गया है। भारत तथा इंडिया, केवल भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया, भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया। आप जानते हैं आपका जो आर्टिकल 1 है, आर्टिकल 1 क्या कहता है, अनुच्छेद 1 क्या कहता है, अनुच्छेद 1 यह कहता है कि इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत, यानी क्या है, इंडिया ही भारत है और भारत ही इंडिया है। तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा आंसर, भारत तथा इंडिया। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, सभी लोग लगभग जानते हैं इसको। इंडिया दैट इज भारत, भारत दैट इज इंडिया। मेन फैक्टर ये है कि कहां पर है, किस में है, ये अनुच्छेद 1 में, संविधान के अनुच्छेद 1 में इसको बताया गया है, इंडिया दैट इज भारत, भारत दैट इज इंडिया। ठीक है, उसके हिंदी वर्जन में क्या लिखा रहेगा, भारत दैट इज इंडिया, और इंग्लिश वर्जन में क्या लिखा रहेगा, इंडिया दैट इज भारत। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है राज्यों का समूह, राज्यों का फेडरेशन, राज्यों का कन्फेडरेशन, राज्यों का यूनियन। ठीक है, आप जानते हैं क्या कहा गया है, आर्टिकल 1 के हिसाब से क्या कहा गया है कि यूनियन ऑफ द स्टेट्स, क्या कहा गया है, इंडिया इज द यूनियन ऑफ द स्टेट्स, यूनियन ऑफ द स्टेट, राज्यों का यूनियन। दरअसल थोड़ा सा समझिएगा, हम राज्यों का समूह भी कह सकते हैं, लेकिन समूह नहीं, यहां पर क्या कहा गया है, स्पेशली अगर इसको हिंदी में कहा जाए तो इसमें आएगा राज्यों का संघ। क्या कहा जाएगा, राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ द स्टेट्स, राज्यों का संघ। अब यहां पर विचार आपको 2 पर करना है, एक विचार करना है आपको बी ऑप्शन पर, एक विचार करना है आपको डी ऑप्शन पर। यहां आंसर फिलहाल क्या होगा, आंसर होगा डी, लेकिन आंसर को जानने से पहले थोड़ा जान लीजिएगा। एक्चुअली अगर हम संविधान की बात करें तो संविधान में पहले फेडरेशन ऑफ द स्टेट्स, फेडरेशन ऑफ द स्टेट्स, ये करने की बात करी, यानी राज्यों का फेडरेशन यहां पर करने की बात की जा रही थी, राज्यों का फेडरेशन करने की बात कही जा रही थी। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर के सुझाव पर, या ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन जो है पिछली बार लोक सेवा आयोग के इंटरव्यू में पूछा गया था, डॉक्टर अंबेडकर के सुझाव पर इसको जो है यूनियन क्या जो है लाया गया। ये यूनियन शब्द किसके स्थान पर लाया गया, फेडरेशन शब्द के स्थान पर लाया गया। ठीक है, पहले फेडरेशन ही करने की बात थी, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर के सुझाव पर क्या कर दिया गया, इसको यूनियन यहां पर इस्तेमाल किया गया। तो अब क्या गया है, अब क्या है, राज्यों का संघ या राज्यों का यूनियन या यूनियन ऑफ द स्टेट्स, यानी आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा इसमें आंसर, आंसर इसमें डी हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाता है तो संविधान की किस अनुसूची का संशोधन करना आवश्यक होगा। यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाता है, यानी भारत संघ में एक नए राज्य को जोड़ा जाता है, तो किस अनुसूची में संशोधन करने की आवश्यकता होगी। कह रहा है कि 5वीं अनुसूची, तीसरी अनुसूची, दूसरी अनुसूची और पहली अनुसूची। ठीक है, तो किस में होगा, आंसर होगा इसमें प्रथम अनुसूची। याद रखिएगा, भारतीय संविधान में अगर नए राज्यों की प्रवेश या स्थापना की से संबंधित कोई संशोधन अगर होता है या उससे संबंधित कोई व्यवस्था है, तो उसमें उसका जो वर्णन है वो किसमें है, भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है। तो परिवर्तन कहां पर होगा, प्रथम अनुसूची में परिवर्तन होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है अगला, 14 क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नांकित में से संविधान के किस प्रावधान के अंतर्गत, निम्नांकित में से संविधान के किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है। ठीक है, यानी निम्न में से संविधान के किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है। अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4। ठीक है, अब यहां पर समझिएगा आप लोग कि
नया राज्य बनाने का अधिकार आपको किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? देखिए, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 4 ये तीनों परस्पर संबंधित हैं, लेकिन कह रहा है संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार। अगर नया राज्य बनाने के अधिकार की बात आएगी तो उसका वर्णन कहां किया गया है? अनुच्छेद 3 में। अनुच्छेद 2 कहता है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की जा सकती है, पर किस तरीके से राज्य बनाया जाएगा इसके बारे में डिटेल बात कौन करता है? अनुच्छेद 3 कहता है। और अनुच्छेद 4 यह कहता है कि अगर आप अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत रहते हुए नए राज्य का निर्माण, स्थापना या सृजन कर रहे हैं, तो अगर उससे आनुषांगिक यानी उससे लगा हुआ, उसके परिणामिक यानी उसके रिजल्टेंट अगर कोई आपको और भी परिवर्तन करना पड़ रहा है, जो कि करना पड़ेगा, तो भी आप उस परिवर्तन को करने के लिए आपको अनुमति है। यानी अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत रहते हुए अगर आपने कोई परिवर्तन संविधान में संशोधन किया हुआ है, परिवर्तन किया हुआ है, या कह सकते हैं सिंपल कि अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत रहते हुए आपने नए राज्यों का निर्माण किया है, तो उससे लगते हुए अगर आपको और भी कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता है तो वो परिवर्तन भी आप कर सकते हैं। यह अनुच्छेद 4 में कहा गया है। फिलहाल संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार की अगर बात करेंगे तो किसमें आएगा? अनुच्छेद 3 में आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? याद रखिएगा, सिंपल सी बात है, नए राज्यों के निर्माण से संबंधित मामलों में, नए राज्यों के निर्माण से संबंधित मामलों में साधारण बहुमत की ही आवश्यकता होती है। यानी साधारण बहुमत के द्वारा ही आप क्या कर सकते हैं? संविधान में संशोधन कर सकते हैं और नए राज्य का निर्माण भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है? पहला कह रहा है संसद विधि द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है। भाई सही है, संसद को अधिकार होता है कि वो नए राज्य का निर्माण कर सकती है। भाई संसद को ही, यानी यहां पर राज्यों के विधानमंडलों को कोई भी अधिकार नहीं है नए राज्यों के निर्माण का, तो किसको अधिकार है? संसद को अधिकार है। तो जाहिर सी बात है कि ये भी ऑप्शन सही है। कह रहा है सही नहीं है, याद रखिएगा, सही नहीं पूछ रहा है, तो ये ऑप्शन सही है। बी कह रहा है इस प्रकार की विधि में संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन का प्रावधान होगा। इस प्रकार की विधि में संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन का प्रावधान होगा। दरअसल बिल्कुल ये सही है। अगर कोई आप नए राज्य का निर्माण या स्थापना कर रहे हैं तो उसमें पहली अनुसूची में सीधे परिवर्तन होगा और उससे लगी चौथी अनुसूची में भी परिवर्तन करना पड़ेगा, तो ये भी सही है। तीसरा कह रहा है इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन समझा जाएगा। इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन समझा जाएगा। ये गलत है। ये गलत इसलिए है क्योंकि एक्चुअली समझा नहीं जाएगा। क्या होना चाहिए? समझा नहीं जाएगा। अनुच्छेद 3 यानी नए राज्यों का निर्माण, प्रवेश या स्थापना अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। ठीक है, ऐसे में ये क्या होगा? अगर यहां पर नहीं होता तब तो ये सही हो जाता, लेकिन यहां पर क्या है? समझा जाएगा का जिक्र है, इसलिए जो है इसको जो है सही माना नहीं जाएगा, यानी ये गलत है। फिर डी क्या कह रहा है? इस प्रयोजन के लिए विधेयक संसद में तब तक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता जब तक इसे उस राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट नहीं कर दिया गया हो जिसके क्षेत्र, सीमाओं या नाम पर इसका प्रभाव पड़ता है। ये भी सही है। व्यवस्था क्या है? संवैधानिक व्यवस्था यह है कि जिन राज्यों का संदर्भ नए राज्यों के सृजन से है, प्रत्यक्ष तौर पर या परोक्ष रूप से, भाई मान लीजिए नए राज्य का निर्माण किया जा रहा है तो उसमें जाहिर सी बात है कुछ पुराने राज्यों की सीमाओं में बदलाव किया जाएगा। तो ऐसे में जो जो राज्य प्रभावित हो रहे हैं, संवैधानिक व्यवस्था यह है कि उन राज्यों को राष्ट्रपति के माध्यम से सूचना भेजी जाएगी। तय अवधि के अंदर इस मामले पर राज्यों को अपनी राय देनी होगी। किसको? राष्ट्रपति के पास अपनी राय भेजनी होगी। उस तय अवधि से पहले इससे संबंधित कोई भी विधेयक संसद में पेश किया
नहीं जा सकता है, ठीक है ना। हाँ, उस राय को मानना या ना मानना वो संसद के ऊपर निर्भर करता है, केंद्र सरकार के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन उस तय अवधि के भीतर जिसके भीतर राय मांगी गई है उससे पहले उससे संबंधित कोई भी विधेयक संसद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो ये भी सही होगा इसमें। अब अगर क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो इसमें आंसर क्या सही है, आंसर सही है इसमेम सी, ठीक है। यानी संविधान का संशोधन जो है वो नहीं माना जाता है, जबकि क्या कह रहा है, माना जाएगा अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, यही वाला पोर्शन गलत है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए सहमति की आवश्यकता होती है। राज्यों के विधानमंडल, सदन की, राज्य के मुख्यमंत्री की, राज्य की, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। किसकी आवश्यकता होती है, किसी की आवश्यकता, सहमति की आवश्यकता, सहमति की आवश्यकता की बात कह रहा है। वास्तव में किसी की सहमति नहीं चाहिए, किसी की भी सहमति नहीं चाहिए, वास्तव में राय मांगी जाती है। मैंने कहा अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन बताया आपको, इससे पहले 6 नंबर क्वेश्चन बताया हमने आपको कि राज्यों की तय अवधि के भीतर राय मांगी जाती है, लेकिन उस राय से सरकार सहमत है नहीं, केंद्र सरकार सहमत है नहीं, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। राय आपके माने या फिर वो ना माने, लेकिन उस तय अवधि के भीतर जिसके भीतर आपको राय देने के लिए कहा गया है उससे पहले वो कोई विधेयक पेश नहीं कर सकती। तो चूंकि यहां पर सहमत की आवश्यकता की बात हो रही है, आप सहमत हैं या नहीं, जो संबंधित राज्य हैं जिनको काट छांट करके नया राज्य बनाया जा रहा है वे सहमत हो या ना सहमत हो फिर भी नए राज्य का निर्माण कर सकती है संसद, ठीक है। इसलिए इसमें आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इसमें डी हो जाएगा। क्या होगा आंसर, डी हो जाएगा। किनमें से कोई भी, किसी के भी सहमत की आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है। किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है, किसको प्राप्त है, जो है संसद को, लोकसभा को, राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय को। अभी हमने बताया इससे पहले ये शक्ति किसको प्राप्त है, संसद को प्राप्त है। नए राज्यों की प्रवेश या स्थापना यानी सृजन का अधिकार, राज्यों के नाम में परिवर्तन का अधिकार, उनकी सीमा में परिवर्तन का अधिकार, नए राज्यों का निर्माण का अधिकार, इनसे संबंधित कोई भी परिवर्तन करना है वो अधिकार किसके पास है, संसद के पास है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा इसमें आंसर, आंसर हो जाएगा इसमें ए, ठीक है ना। किसको प्राप्त है, संसद को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है। कह रहा है संवैधानिक उपबंध नहीं है, संवैधानिक व्यवस्था नहीं है। किसी राज्य के क्षेत्र बढ़ाकर, किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर, किसी राज्य का नाम परिवर्तन कर एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा, ये नहीं है, ठीक है, ये गलत है ऑप्शन। राज्य को कोई भी अधिकार नहीं है, किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाया जा सकता है, किसी राज्य का क्षेत्र घटाया जा सकता है, किसी भी राज्य का नाम परिवर्तित किया जा सकता है। आप जानते हैं कई राज्यों का नाम परिवर्तित किया गया, ठीक है, लेकिन ये परिवर्तन का अधिकार किसके पास है, ये परिवर्तन का अधिकार किसके पास है, संसद के पास है, पार्लियामेंट के पास है। राज्यों को इससे संबंधित कोई भी अधिकार नहीं है। तो एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा, ठीक है, ये ऑप्शन क्या है आपका, गलत है। आंसर इसमें क्या हो जाएगा, आंसर इसमें डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनना संभव है। बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनना संभव है। राज्य विधानसभा में कानून पारित करके, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश को पारित करके, संवैधानिक औपचारिकता को समाप्त करके, उपरोक्त में से कोई नहीं। भाई राज्य को इसमें कोई अधिकार ही नहीं है तो जाहिर सी बात है ये भी नहीं होगा। राज्यपाल द्वारा अध्यादेश पारित करके, जाहिर सी बात ये भी नहीं होगा। संवैधानिक औपचारिकता को समाप्त करके, संवैधानिक औपचारिकता के बिना आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं, तो जाहिर सी बात है क्या होगा आंसर इसमें, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसमें आंसर, डी। बिहार या किसी भी राज्य, आप यहां पर बिहार को मत लीजिए, आप बिहारी को मत लीजिए, ठीक है, बस किसी भी
किसी भी राज्य के स्वतंत्र देख लीजिए आप, उत्तर प्रदेश, कोई भी राज्य हो को काटकर एक पृथक वनांचल, एक पृथक राज्य, आप इसको भी हटा दीजिए, राज्य का बनना संभव है, संसद के द्वारा संभव है, राज्यों की इसमें कोई भी भूमिका नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? निम्न में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? नए राज्यों का गठन, राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, नए राज्यों का प्रवेश। कह रहा है कि अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है। नए राज्यों का गठन, राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, नए राज्यों का प्रवेश। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है ये। नए राज्य का प्रवेश अनुच्छेद 3 के अंतर्गत नहीं है, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत उसकी विधि बताई गई है। यह अधिकार अनुच्छेद 2 देता है कि नए राज्य का प्रवेश या स्थापना। तो इसमें ये जो व्यवस्था की गई है यह अनुच्छेद 2 के अंतर्गत की गई है। इसमें आर्टिकल 2 के अंतर्गत यह व्यवस्था है, अनुच्छेद 2 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है, ठीक है ना। 3 के अंतर्गत यह प्रावधान नहीं है। जाहिर सी बात क्या हो जाएगा, इसमें आंसर ए हो जाएगा। नए राज्यों का गठन का अधिकार अनुच्छेद 3 के अंतर्गत सीधे नहीं है, बल्कि किसके द्वारा है, अनुच्छेद 2 के द्वारा है, ठीक है ना। और एक कानून के द्वारा नहीं बल्कि एक अधिनियम के द्वारा है, ठीक है। इसके द्वारा, कानून के द्वारा नहीं बल्कि एक अधिनियम पास करके आप इसको कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संसद किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी अन्य राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति पद्धतियां सही हैं? ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, साधारण बहुमत द्वारा तथा सामान्य विधायी प्रक्रिया द्वारा, साधारण बहुमत द्वारा तथा सामान्य विधायी प्रक्रिया द्वारा, ये सही है। साधारण बहुमत चाहिए, नए राज्यों के निर्माण के लिए विशिष्ट बहुमत की आवश्यकता नहीं है। दूसरा कह रहा है राष्ट्रपति की अनुशंसा से जो आमतौर पर विधेयक को, ठीक है, उन राज्यों के विधानमंडल को भेजते हैं जो विधेयक में प्रस्तावित परिवर्तनों से प्रभावित होने वाले हैं। अभी हमने बताया, ये भी सही है कि एक तो नए राज्यों के निर्माण, प्रवेश या स्थापना से संबंधित मामलों के लिए साधारण बहुमत चाहिए। दूसरी बात क्या है कि अगर नए राज्य का निर्माण, प्रवेश या स्थापना कर रहे हैं तो जो भी राज्य उससे प्रभावित हो रहे हैं उन राज्यों को क्या होगा, उनको जो है, उन राज्यों के विधानमंडलों को इसकी सूचना दी जाती है और तय अवधि के अंदर उनको इस पर अपनी राय राष्ट्रपति को भेजनी ही होती है। ये अलग बात है कि उस राय से सहमत है या नहीं है। तो जाहिर बात दूसरा भी सही है। तीसरा कह रहा है राष्ट्रपति को दी गई प्रधानमंत्री की सलाह से, बिल्कुल नहीं, ये गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ए और 2 सही है, तो इसमें आंसर हो जाएगा ए। 1 और 2 दोनों ही सही है। अगला क्वेश्चन होगा, भारत एक संघीय राज्य है, कैसे? भारत एक संघीय राज्य है, कैसे? स्वतंत्र न्यायपालिका, शक्ति का केंद्र और राज्यों में वितरण, केंद्र की अवशिष्ट शक्ति, वित्त आयोग का गठन। दरअसल भारत एक संघीय राज्य है। क्या कहा जाता है भारत को? भारत क्या है? राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है, यानी इंडिया इज अ यूनियन ऑफ द स्टेट। इसका मतलब यह है कि जो पावर है, वो जो पावर है, ये जो पावर है ये सेंट्रल, क्या कह सकते हैं, सेंटर टू स्टेट्स, सेंटर टू स्टेट्स, इसमें क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है ना। यानी कुछ एकदम साफ साफ कहा गया है कि भारत में जो है पावर को बांटा गया है। कैसे बांटा गया है? 3 आधार पर बांटा गया है। एक व्यवस्था बनाई गई है केंद्र सूची की, ऐसे विषय जो जिनका वर्णन केंद्र सूची में है उन पर शक्ति किसके पास है, सब कुछ करने की शक्ति किसके पास है, केंद्र के पास है। दूसरा, ऐसे विषय जिनका वर्णन राज्य सूची में है उन पर कुछ भी परिवर्तन या कुछ भी करने का या शासन प्रशासन करने का अधिकार किसके पास है, राज्य के पास है। लेकिन जो जिनका वर्णन दोनों में नहीं है, उसके बाद एक और सूची बनाई गई है, वो क्या है, कॉन्करेंट लिस्ट है, समवर्ती सूची बनाई गई है। इन पर कुछ भी करने का अधिकार दोनों को है,
इन पर कुछ भी करने का अधिकार दोनों को है। हाँ, ये अलग बात है कि अगर दोनों के कानूनों में कहीं भी टकराहट की स्थिति आती है तो अल्टीमेटली जो केंद्र का कानून होगा वही प्रभावी होगा। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि शक्ति का केंद्र और राज्यों में क्या किया गया है, वितरण किया गया है। और ये जो शक्ति का केंद्र और राज्यों के में वितरण किया जाता है, इसी को हम क्या कहते हैं, संघीय व्यवस्था। क्या कहते हैं, संघीय व्यवस्था। ठीक है, तो अगर हम संघीय व्यवस्था की बात करते हैं तो उसका साफ साफ अर्थ है शक्ति का केंद्र और राज्यों में वितरण होना चाहिए। ऑप्शन क्या सही होगा इसमें, बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन और कारण का क्वेश्चन है। भारतीय संविधान मूलतः संघात्मक स्वरूप का है। बिल्कुल, जो साफ साफ कह रहा है अनुच्छेद 1 भारत राज्यों का संघ है, आपको स्वीकार करना पड़ेगा। कारण कह रहा है अनुच्छेद 352 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की दशा के प्रावधान हैं। भैया, अनुच्छेद 352 में राज्यों की संवैधानिक तंत्र की विफलता की दशा के प्रावधान नहीं है, बल्कि ये प्रावधान किसमें है, अनुच्छेद 356 में है। अनुच्छेद 356 में है। जाहिर बात ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये सही है और आर गलत है। ये सही है और आर गलत है। ठीक है ना, आंसर क्या हो जाएगा इसमें, सी आंसर सही होगा। ठीक है, ये अनुच्छेद 352 में क्या है, राष्ट्रीय आपात। 356 में क्या है, राज्यों का आपात या संवैधानिक तंत्र की विफलता। और अनुच्छेद 360 में क्या है, वित्तीय आपात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। क्या है, भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। बिल्कुल, ये सही है। भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का कोई भी अधिकार नहीं है। ठीक है, दूसरा कह रहा है अलग होने की मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी। बिल्कुल नहीं। अगर कोई भी राज्य कहता है कि हमें इनसे अलग होना है तो अलग होने को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं माना जाता है। ठीक है ना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत सुरक्षा नहीं मिलेगी। ठीक है ना, क्योंकि भारत राज्यों का संघ है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा और इस पर कुछ भी परिवर्तन करने का अधिकार केंद्र के पास है। अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब यह होता है कि आप युक्त बोलिए, लेकिन आप ठीक है आप बोल सकते हैं, लेकिन लेकिन ऐसा बोलने वाले को अभिव्यक्ति की आजादी के तहत सुरक्षा दी जाए या उस पर कोई कार्रवाई ना की जाए, ये नहीं हो सकता है। जाहिर सी बात है, इसमें केवल एक सही है। क्या सही है, केवल एक सही है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसमें, 15 में आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है। भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है। भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है, ठीक है, विशेषता नहीं है, मतलब स्पेशलाइज कैरेक्टर नहीं है ये किसका, संघ राज्य पद्धति की। स्वतंत्र न्यायपालिका है तो भी नहीं है, तो भी ये संघ राज्य पद्धति में नहीं माना जाता है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। देखिए, कह रहा है विशेषता नहीं है, थोड़ा गलत हो गया यहां पर, विशेषता नहीं है कह रहा है। तो भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है, स्वतंत्र न्यायपालिका संघ राज्य पद्धति की विशेषता मानी जाती है। भाई, अगर स्वतंत्र न्यायपालिका नहीं है तो संघ राज्य पद्धति का, संघ राज्य यानी संघीय व्यवस्था का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है ना, तो ये बेटा सही माना जाएगा। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। बिल्कुल, संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होना चाहिए और ये किया भी गया है। सी कह रहा है संघबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है। देखिए, जो भी अलग अलग राज्य शामिल किए गए हैं सभी को राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व नहीं है, ये उनकी आबादी के ऊपर उनको राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया गया है, तो ये भी सही है। डी कह रहा है यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है। यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है। क्वेश्चन कह रहा है पद्धति की विशेषता नहीं है, तो ये कोई विशेषता नहीं हुई। इसलिए अगर आंसर के हिसाब से देखा जाए तो इसमें
क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, जो यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है। फिलहाल ये कोई विशेषता नहीं है, किसकी, संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा धर आयोग का अधिदेश था। निम्नलिखित में से कौन सा धर आयोग का अधिदेश था। याद रखिएगा, धर आयोग, उसके बाद जो अन्य कमेटी बनाई गई थी, ठीक है ना, जिसमें 3 सदस्यीय कमेटी बनी हुई थी, उसके बाद जो राज्य पुनर्गठन आयोग बना, इन सब के बारे में हम कुछ पिछले वीडियोस में विधिवत डिटेल में बता चुके हैं, तो यहां उसका हम वर्णन नहीं कर रहे हैं। यहां इतना जानिएगा आप लोग कि धर आयोग ने किस आधार पर काम किया था। राज्यों के वर्गीकरण का अध्ययन करना, ठीक है भाई, ये तो था ही, लेकिन विशेष आधार पर क्या था, यह संस्तुति देना कि क्या राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर किया जा सकता है। वास्तव में यही था, क्या था, कि देखना कि क्या राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर किया जा सकता है। तो वास्तव में धर आयोग इसीलिए बनाया गया था कि क्या राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर हो सकता है, लेकिन इस आयोग ने बताया था कि जो है राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर ना करके प्रशासनिक आधार पर करना चाहिए, बताया ये था इसने। लेकिन इसका गठन किया गया था यह देखने के लिए कि क्या राज्यों का गठन भाषाई आधार पर किया जा सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा, ठीक है। वर्ष 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई। 14 राज्य, 18 राज्य, 22 राज्य, 21 राज्य, ठीक है। तो इसमें वास्तव में जब 1956 का जो पुनर्गठन अधिनियम था, जिसके अध्यक्ष फजल अली साहब थे, तो उसमें लगभग 14 राज्य और 6 संघीय क्षेत्रों, ठीक है, की स्थापना की गई थी। कितना, 14 राज्य और 6 संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई थी। इसलिए 14 राज्य, हाँ, केवल चूंकि ए में ही 14 राज्य है, ये फिक्स है, 14 राज्य ही था इसमें, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत संघ नहीं है। भारत संघ नहीं है, कारण क्या होता है, किसी भी राज्य का क्षेत्र, सीमा, नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है। भारत संघ नहीं है, ये तो 100% गलत है। क्यों गलत है भैया, क्योंकि अनुच्छेद 1 कहता है भारत राज्यों का संघ है, जाहिर सी बात है कि ये गलत है, ठीक है ना। और किसी भी राज्य का क्षेत्र, सीमा, नाम या जो कुछ भी है, राज्य से संबंधित कोई भी परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है, संसद के पास है। जाहिर सी बात है ये वाला कारण जो है इसका ये सही है, ठीक है ना। यानी ए गलत है और आर सही है। क्या हो जाएगा इसमें आंसर, आंसर इसमें डी हो जाएगा। ए गलत है, भारत राज्यों का संघ है भाई, अनुच्छेद 1 साफ साफ कह रहा है, ठीक है। तो ए गलत है और आर सही है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। अधिनियम का संबंध राज्यों की सीमाओं का फिर से रेखांकन करने की समस्या से था। अधिनियम का संबंध राज्यों की सीमाओं का फिर से रेखांकन करने की समस्या से था, नहीं, ये जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम लाया गया था उसका संबंध था राज्यों का भाषाई आधार पर गठन करना, ठीक है ना। राज्यों का जो पुनर्गठन हो वो भाषा के आधार पर नए राज्यों का निर्माण किस प्रकार से किया जाए, उससे संबंध था, ठीक है। करा कथन सही नहीं है, कथन सही नहीं है, तो यह कथन बिल्कुल भी सही नहीं है। यह 1956 में पारित हुआ था, यह सही है। इसने 14 राज्यों और 6 संघ राज्य क्षेत्रों का सृजन किया। इससे पहले वाले क्वेश्चन में अभी हमने आपको यही बताया था। और डी कह रहा है राज्य की सीमाएं प्रशासनिक सुविधा के लिए खींची गई, ये भी सही है भाई। प्रशासनिक आधार पर देखा गया, हाँ, भाषा के आधार पर राज्यों का जरूर सृजन किया गया, लेकिन उसमें प्रशासनिक सुविधा को भी देखा गया, जो धर आयोग की सिफारिश थी कि प्रशासनिक आधार पर राज्यों का निर्माण करना चाहिए। तो राज्यों का निर्माण तो प्रशासनिक आधार पर नहीं किया गया, लेकिन राज्यों का निर्माण तो भाषा के आधार पर किया गया, लेकिन ये जरूर देखा गया कि प्रशासनिक सुविधा के दृष्टिकोण से कितना उसकी सीमा का निर्धारण किया जाए, कहां तक उसको विस्तारित किया जाए, ठीक है। तो ये जरूर देखा गया, इसलिए बी भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है। इसमें ए ऑप्शन गलत है। क्या था,
कि अधिनियम का संबंध राज्यों की सीमाओं का फिर से रेखांकन करना। अरे फिर से रेखांकन तो तब होगा जब पहले बना होगा, जो पहले स्पष्ट तौर पर बना ही नहीं था सभी राज्य, तो बहुत सारा परिवर्तन किया गया था। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या है, सही नहीं है। इसमें ध्यान दीजिएगा, हमेशा सही है सही नहीं में अक्सर गलतियां हो जाती है। तो ये भी हमने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथ दिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे अधिक आपको और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने की कोशिश करेंगे। और हम कभी कभी से आज हमने एक पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन कराया, तो कभी कभी हम पूरे टॉपिक से ही क्वेश्चन कराते हैं। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि बाकी टॉपिक कराएंगे नहीं, हम लगभग इंडियन पॉलिटी के सभी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस, आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको हम कराएंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू।